स्टार्ट। नमस्कारम। कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया इमॉर्टल अविनाश, आप कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, लिमिटलेस योगी जी। और आप बताइए कैसा माहौल चल रहा है लॉकडाउन के अंतर्गत? सिचुएशन सेम है और हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे व्यूअर तक ये सारा बहुत सारा इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए। और जी। इस पॉडकास्ट के शुरू में ही मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, बिकॉज द वे दे हैव सपोर्टेड, द वे दे हैव viewed our first episode on corona, it was incredible support from them, and I could see almost within 24 hours we got 100 plus views, and right now it is heading towards करेक्ट। 200 views. तो सारे करेक्ट। व्यूअर्स को बहुत शुक्रिया टू सपोर्टिंग अस, and for our, as we have promised, our efforts will be to keep coming up with a lot of new information which is usually not available on any official narrative. So thanks for supporting us, and आप सबका स्वागत है फिर से हमारे पॉडकास्ट में। फोकट का ज्ञान सब फोकट का बकवास है। ज्ञान सर। तो आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमें ऐसे ही प्यार और मोहब्बत देने के लिए और हमें निरंतर सपोर्ट करने के लिए। सो वैसे ही आज हम आप सबके बीच में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे करंट सिचुएशन से बहुत ही मेल खाता है, जिसके ऊपर हमारे लिमिटलेस योगी जी जो है वो बहुत ही एक सुंदर स्वरूप उसको देंगे और हमें उनसे थोड़ा परिचय दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करने के लिए। तो आज का टॉपिक जो है उसका नाम ही यह है कि एंशियंट इंडिया, प्रेजेंट इंडिया एंड फ्यूचर इंडिया। So for next 30 minutes, we're gonna divide this our podcast in three parts. And to talk about ancient India, Immortal Avinash, you have a lot of wisdom. You are writing book on also ancient India. So I would like to start on what are your views about ancient India? How our ancient India was? यस। तो पहले तो हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, एक देश का जो चरित्र होता है वो चालू होता है उसके अध्यात्म से, जो उसका हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, कि वही एक अलाइनमेंट होता है जो उसकी सोच को बताता है। राइट। तो अब जैसे अंग्रेजी में एक नाम दिया गया है रिलीजन। व्हाट डज दैट मीन? दैट इज मीनिंग ऑफ रीअलाइनिंग ऑफ एन स्ट्रक्चर मीन्स एक सिस्टम का रीअलाइनमेंट करना। राइट। वेयर इज इन संस्कृत धर्म मीन्स डिफरेंट। दिस बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। बट जब हम हमारी आज की परिस्थिति में देखते हैं, जैसे हम न्यूज चैनल्स में देखते हैं, तो इन दोनों का शब्दों का कोई हमें कोई एक विपरीत डायरेक्शन नहीं दिखती है, उन दोनों को मर्ज किया जाता है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं हमारे प्राचीनतम भारत की, तो हमारे यहाँ पर ऐसा एक बहुत ही एक नॉर्मल और कैजुअल सा डायलॉग रहता है, चाहे बड़े बुजुर्ग से सुना या कहीं पर भी, कि हमारे पुरखे ये कह के गए हैं, हमारे बाप दादा ये कह के गए हैं। राइट। तो इनमें ये कौन कौन सी जो चीजें हैं, वो कौन कौन सी चीजें जो सम्मिलित होती हैं, वो होती है हमारा एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। कि प्राचीनतम भारत को क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहाँ पर क्या क्या ऐसे सिस्टम्स थे जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग थे, मैं आज के जो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में जो लोग अपना व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको एक पहले तो ना एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किस तरीके से प्राचीनतम भारत में व्यवसाय होता था। वहां पर जो है कोई किसी के यहाँ पर नौकरी नहीं करता था, और नौकरी करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु वहां पर नौकरी नहीं की जाती थी क्योंकि सब लोगों का अपना अपना एक वर्ग था और वो उसी जो कार्यशैली में निपुण थे अपनी कारीगरी के साथ में। राइट। लेकिन जब अंग्रेज जो हमारे पर, जब ब्रिटेन ने इतने वर्षों तक हमारे ऊपर राज किया, तब उन्होंने जो है हमें नष्ट किया एक कास्ट सिस्टम में ला करके। वाई आई एम टेलिंग दिस टूडे? क्योंकि इसके ऊपर ना एक कास्ट सिस्टम हो गया, आज दूसरे नैरेटिव हो गए, ये ऊंची जात का है, ये निचली जात का है, ये सारी चीजें बना करके ना आज हमारे भारतीय समाज में एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया है। राइट। हमें ना अपनी जो राह है उससे भटकाया गया है। हमें आप आज आए दिन देखते होंगे कि वोट बैंक के नाम पर ये लोग जो है कास्ट के नाम पे बांटते हैं। लेकिन मैं आज अपने व्यूअर्स को और भारत की जनता को और विश्व की जनता को ये असली भारत का चेहरा मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो मतलब है, जो यहाँ पे कास्ट सिस्टम में एक्चुअली है क्या। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, यदि मैं सोनार हूँ, राइट, अगर मैं रिश्ता चाहता हूँ अपने बेटे का या बेटी का, सो व्हाई आई वुड लव टू गो इन अ सोनार फैमिली जिनका व्यवसाय सोनार का है, जो ज्वेलरी में जो है मीन्स की डील करते हैं। क्यों करेंगे? अगर मैं अपनी बहू ला रहा हूँ
तो एक एक्स्ट्रा हैंड होगा मेरी फैमिली में, जिसके पास में उस कला में निपुणता होगी जो अपने वो घर परिवार में सीख कर आई है, राइट। तो उससे क्या होगा, एक इंटरप्रेन्योरशिप लेवल में मेरे पास में नए आइडियाज आएंगे, मेरे पास में इकोनॉमिक्स को ट्रांसफॉर्म करने का एक जो अर्थव्यवस्था है उसको बदलने का मेरे पास एक स्वरूप होगा कि अरे हाँ, ये तो नई बच्ची आई है मेरे घर में। सो इंडियन सोसाइटी वॉज नेवर बीन अ फीमेल डोमिनेटिंग वर्ड, इट वॉज नेवर बीन कि एक औरत के ऊपर जुल्म करना है, उसके ऊपर ये ऐसा उसको पैरों की धूल समझना है। जैसे आजकल के न्यूज़पेपर जो है उनमें जो है इस तरीके की ये डोमेस्टिक वायलेंस के जब किस्से आते हैं तो उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं। सो हम क्या सोचते हैं ना, उसको हमेशा एक हम फॉल्स नैरेटिव पहले दे दिया जाता है, और आजकल जो हमारा मीडिया है वो पॉजिटिव कम और नेगेटिव नैरेटिव्स को ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। इसलिए आप जो मीडिया में देखेंगे तो हीरो कम दिखाई देते हैं और विलन उसको फोकस ज्यादा किया जाता है। जैसे मैं एक छोटी सी एक यहाँ पर जो है आज के दौर से कनेक्ट करूंगा और हमारे व्यूअर्स को जो है एक एग्जांपल में स्थापित करना चाहता हूँ। अभी जैसे हमारे 3-4 दिवस पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 5 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए वहां पर, परंतु कोई उसका नाम नहीं जानता होगा। परंतु जो आतंकवादी मरा वो क्या टीचर था, कौन से स्कूल में पढ़ाता था, ले उसकी क्या पसंद की चीजें थी, ये हमारी मीडिया में पहले दिखाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमें किस तरीके से जो है प्रोग्राम किया जाता है। समझ रहे हैं आप कि मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ हम किस तरीके से अपने ही कल्चर से हम नफरत करने लगे हैं और दूसरे जो सिस्टम है हम उनकी तरफ जो है आकर्षित होने लगे हैं। ऐसे करने से हुआ क्या है कि हमारा जो जनरेशन है राइट नाउ इन द जनरेशन वी आर लिविंग, ये क्या हो गया है ना, आप आधे से ज्यादा लोग देखेंगे ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जहाँ पर एक्टिंग और डांसिंग और ये सारी स्किल्स हैं। जैसे कि मैं एक नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, दैट इज अ चाइनीज ऐप, बट आई कैन टेक अ कंट्रीज नेम वेयर फ्रॉम वेयर इट इज मैन्युफैक्चर्ड। सो व्हाट हैपेंस इज ना, अभी जो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर भारत में वो किस राह की तरफ भटक गए हैं। अब मैं उसको ना अपने एंशियंट काल से जो है मैं कनेक्ट करता हूँ, एंड वी विल फाइंड हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम वाज, राइट। अब एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे तो हमारी बहुत सारी जो है गुरुकुल प्रणालियां थी, हमारे पास में गुरुकुल सभ्यताएं थी जहाँ पर जैसे कि मैं एक बताता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य जी के जो गुरु जी थे श्री चाणक्य जी, राइट। तो उन्होंने अपनी एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। ऐसे ही था नालंदा विश्वविद्यालय। ऐसे हमारे भारत में अनेकों अनेक विश्वविद्यालय थे जहाँ पर ज्ञान किस दर्जे पे दिया जाता था कि आपकी पहले निपुणता को आंका जाता था कि आपका जो एक बच्चा है 4-5 साल या 6 साल 8 साल का, उसको पहले ना परखा जाता था कि उस बच्चे का जो रुझान है वो किस तरफ है, उसके तहत उसको जो है पढ़ाया जाता था, उसको शिक्षा दी जाती थी। आज हमारा भी जो है एक हमारी जो संस्था है माइंड एंड ब्रेन टेक जो सॉल्यूशंस है, उसमें भी हम जो है बच्चों को जो है शिक्षा गुरुकुल के तहत उनको वहीं जो है ज्ञान जो एक पहली उम्र में मिल जाना चाहिए कि हाँ भैया, एक पेरेंट्स को पता हो जाना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज में निपुण होने वाला है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। और वो सब जो है जब गुरु होते थे वो पहले बता देते थे और उनको अकॉर्डिंग टू दैट उनको एक अलग अलग विभाग में उनको पहले ही उस पर्टिकुलर ज्ञान को दिया जाता था। अब उसका दूसरा पॉइंट आता है, जब बच्चे को पहले से ही पता है कि अरे हाँ, अगर उस बच्चे में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज ज्यादा है तो उसको राजा बनने की शिक्षा दी जाती थी। यदि किसी बच्चे में क्षत्रिय गुण यानी कि लड़ाई या फिर तलवारबाजी तीरंदाजी के गुण ज्यादा है तो उसके अंदर निपुणता दी जाती थी। ऐसे ही अन्य अन्य विभाग थे जिसमें अगर किसी बच्चे को जो है लिटरेचर लिखने में, इसलिए आप देखेंगे कालिदास जी, संत कालिदास जी, संत कबीरदास जी, ये सारे ऐसे लेखक बने। वहीं आप देखेंगे सुश्रुत, ऋषि सुश्रुत जी जो कि भारत के पहले सर्जरी जो विश्व विख्यात हुए सर्जरी, वो दैट कम्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसे ही हमारे पास में कई सारी चीजें हैं, जैसे आर्यभट्ट जी जो थे वो उन्होंने मैथमेटिक्स का, साइंस का ज्ञान था, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, उन्होंने कई सारी कैलकुलेशंस दी है हमें। इसी तरीके से जब हम उसको आज मॉडर्न एरा में कनेक्ट करते हैं, आज से मान ले 90 या 80 या 90 या 100 साल के पहले हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए एस रामानुजन जी, राइट, आपने नाम सुना होगा उनका, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। और आज से उन्होंने 102 साल पहले अपनी किताब में ब्लैक होल्स, जिन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है,
जो यूनिवर्स का निर्माता होता है या फिर कहते हैं डिस्ट्रॉयर होता है, वो उसका गठन का इक्वेशन उन्होंने तब दे दिया था। और अभी तक उनका जो किताब है उसको सिर्फ 30% उसको एक्सप्लोर किया गया है और उसके अंदर ब्लैक होल का इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन है। तो जब उनसे पूछा गया प्रोफेसर हार्डी द्वारा, आई थिंक मैं कहीं चूकू नहीं इस नाम के ऊपर, परंतु शायद मुझे जहां तक ज्ञान प्रोफेसर हार्डी जो उनके गुरु थे वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने उनसे पूछा कि रामानुजन तुमको ये सारा ज्ञान कहाँ से आता है, जबकि भारत जो है अंग्रेजों की गुलामी में है, वहां पर तो कोई पर्याप्त ज्ञान भी नहीं है, तुम्हें आता कहाँ से है। तब उन्होंने उत्तर दिया, जब वो अपनी लास्ट सांसें गिन रहे थे और उनको ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था, तब उन्होंने उनसे कहा कि भारत आने से पहले कि मुझे वो सारा जो ज्ञान है मुझे मेरी देवी माँ से आता है। जब भी मैं जब भी मैं ध्यान करता हूँ तब मुझे पता नहीं कहाँ से वो शब्दकोश आते हैं और मैं वो सिर्फ लिखता हूँ और फिर वो मेरा धर्म हो जाता है कि मैं उसको सॉल्व करूँ। वो मेरा धर्म का पर्पस बन जाता है कि मैं उसे जो है सॉल्व करूँ, और फिर उसके बाद में देखते ही देखते वो कुछ ना कुछ इक्वेशन बन जाती है, राइट। तो वो जब भारत में थे, जब बचपने में, तो वैसे वो मंदिर की पूरी दीवारों पर वो इक्वेशन लिख देते थे सवेरे से शाम तक बैठे हुए। ऐसे ही उनकी जो किताबें हैं वो आज वो लंदन के म्यूजियम आने हुए एक म्यूजियम में रखी गई है। तो मैं जो एक अपने प्राचीन भारत के बारे में जो बताना चाह रहा हूँ उसका एक महत्व ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि यदि हम आज अपने जो है नए भारत, न्यू इंडिया को यदि हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं एंशियंट इंडिया से, तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट जो चर्या है वो है हमारा ध्यान का। यदि हम ध्यान करते हैं तब हम अपने आप से मिलते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने आप का जो एक ह्यूमन नेचर है उससे कनेक्ट कर पाते हैं। जो एक हमारे, जब आप योग करने लगते हैं, जब आप ध्यान प्रवृत्ति में आते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तब क्या होता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल एक लॉक है, राइट, वो किस तरीके से काम करता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो सब नेचुरली हो जाता है। अब मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये सारी मैंने सुनी या कहीं पढ़ी या ऐसी नहीं है, ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने अपने पर्सनली चरित्र में अडॉप्ट की हैं। और मैंने ये सारी चीजें अपने जो ध्यान कर रहा हूँ, ज्ञान प्रणाली को अपनाया है मैंने, जो एक योगिक साइकिल जो जिसे कहा जाता है, वो मैंने पिछले 4.5-5 साल से मैं जो कंटिन्यूस ध्यान कर रहा हूँ उसके तहत वो सब मेरे अंदर अभी व्याप्त है, राइट। तो अब मैं किसी चीज को पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि अरे यार जो हमारे प्राचीनतम भारत में था वो होना चाहिए, जो आज के भारत में है ये तो हमें तो प्रोग्राम किया जा रहा है, हमें तो इसी पर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत हमें तो पढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि उनके नजरिए से जो है आगे जाकर के उनके नजरिए से काम करो, एक स्लेवरी में घुट जाए, राइट। परंतु अब हमने जो ये चैनल बनाया है फोकट का ज्ञान, राइट, एक ये महत्वपूर्ण स्टेप है ताकि हम जो भारत की जनता है, विश्व की जनता है, उनको बता सके कि असलियत क्या है, हम किस तरीके से प्रोग्राम किए जाते हैं। तो जब मैंने ध्यान करना चालू किया तब मैंने जाना कि मेरा सबसे पहला एक स्टेप होता है जब आप ध्यान करना चालू करते हैं, जो कि आप 90 दिवस के अंतराल के बाद में, ध्यान क्या एक बहुत स्लो प्रोसेस है, उसमें एकदम से नहीं है कि आपने एक पेड़ लगाया और एकदम से मीन्स कि ऐसा फल लग जाएगा। ये वृक्ष उगाने की तरह है जिसमें आपकी जड़ जो है मीन्स एकदम रूटेड होती है और आपका जो है ना वृक्ष एकदम फैलता है, दूसरों को परछाइयां देता है, दूसरों को फल देता है। तो उसी तरीके से जब हम ध्यान करने लगते हैं तो पहला स्टेप होता है जो हमारे खुद के स्वभाव के बारे में हमें पता चलता है कि हाँ मेरा ये ह्यूमन नेचर है। और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तब आपके अंदर आती है सब्र, जो एक पेशेंस कहते हैं, एक सहनशीलता की भावना। और तब क्या होता है फिर आप जब सामने किसी से डील करते हैं, चाहे आपको वो गाली देके जा रहा हो, आपकी प्रशंसा करके जा रहा हो, तब आपके अंदर क्या होता है, एक पेशेंस होता है, सब्र से हर चीज को सुनते हैं कि अच्छा हाँ ये इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो भारत में उत्पन्न हुए जो धर्म है, जो कर्मों के सिद्धांत पे चलते हैं, जैसे कि जैन धर्म हो गया, जैसे हिंदू धर्म हो गया, वैदिक धर्म हो गया, आर्य समाज का धर्म हो गया, या फिर आप कह लें कि बुद्ध धर्म हो गया, ये सारे क्या है भारत में उत्पन्न हुए और जो एक कर्म के सिद्धांत पे जाने जाते हैं। तो ऐसी जैन धर्म में एक शब्द है अनेकांतवाद का, जिसे आज की हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा आज का भारत है, वो यहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग जगह पर पैदा हुए हैं, मैं अलग जगह पर पैदा हुआ हूँ, मेरा कल्चर कुछ और है, आपका कल्चर कुछ और है, आपकी भाषा कुछ और है, मेरी भाषा कुछ और है, आपकी संगत अलग है, मेरी संगत अलग है। यदि मैं ये कह लूं कि मैं जैसा सोच रहा हूँ लिमिटलेस योगी जी भी वैसा ही करें, तो कैसे, क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? कभी नहीं। ऐसा
ऐसा कभी नहीं हो सकता। या फिर मैं ऐसा कह दूं कि आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो होता क्या है ना, हम हमेशा जो है अपनी चीजें दूसरों पर थोपते हैं। इसलिए मैं अब एंशियंट भारत को हमारे जो रिश्ते हैं, रिश्ते नाते हैं, उनके ऊपर मैं अब ढाल रहा हूँ। तो जो हमारे व्यूअर थोड़ा ध्यान से सुने कि आज जो है हमारे रिश्तों में जो एक जो पहले जो हमारे अंदर ठहराव था, हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज थी, आज जब देखेंगे हम तो हमारे यहाँ पर ना अधिकतर जो है सब लोग जो है न्यूक्लियर फैमिलीज में बटते गए हैं। राइट, अब उसको मैं उस चीज को कनेक्ट करना चाहता हूँ कि क्यों हो गया है। बहुत से लोग ना नए नए जो अभी जनरेशन कर रहे हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो आजकल ये जो मैं किसी के रिश्ते या किस तरीके से वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है या कोई भी रिश्ता है, मैं ये नहीं कहता किसी के ऊपर मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ, मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि ये चीज गलत है। परंतु मैं उस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि उसका सही नजरिया क्या है। राइट, आजकल एक एक मैंने मूवी देखी थी, डियर जिंदगी, जिसमें रिश्ते नाते के ऊपर बहुत ही खूबसूरती से उनका कॉन्वर्सेशन रहता है मिस्टर शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट के कैरेक्टर का। राइट, तो उसके अंदर वो रिश्तों के ऊपर जो है बताया जाता है कि मीन क्या गलत है या क्या सही है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे हमारे अंदर पेशेंस इतना कम हो गया है कि हम जो है सामने वाले के साथ में एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी ही नहीं होते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वही हो, मैं जो कह रहा हूँ वही हो, और मेरे अकॉर्डिंग ही जो है दुनिया चले। और आज आप वही चीज देखेंगे जो हमारे आके भारत में हो रहा है कि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस देख लो, सब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। या फिर कोई बिजनेस का देख लो, वो अपने हिसाब से हमें मैनिपुलेट करके चलाना चाहते हैं। या फिर आप कोई भी अदर फील्ड देख लो, एजुकेशन फील्ड देख लो, सब ये सब उनके हिसाब के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। परंतु जब अगर ऐसा चलता रहेगा तो एक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कभी नहीं होती है। राइट, जैसे आचार्य चाणक्य कह के गए हैं, सहनशीलता परस्पर ग्रह। जब सहनशीलता होती है तब ये जो ग्रह होता है, मीन्स कि जहां पर आप रह रहे हैं या फिर एक राष्ट्र होता है, वो एक सही तरीके से निर्माण होता है। और इस जब आपके अंदर सहनशीलता है, जब आपके अंदर एक पेशेंस की भावना है, सब्र है, तब आप देखेंगे कि आपके संसार में चारों तरफ कैसा एक भावना उत्पन्न हो जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बताना चाहता हूँ वो है निस्वार्थ भावना। नहीं, निस्वार्थ भावना क्या होती है? जैसा आप देखेंगे एक पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के प्रति जो भावना रखते हैं, जैसा कि मैं आपको भी जानता हूँ, आपका भी जो है 5 से 6 वर्ष का एक पुत्र है, तो आपकी भी जो भावना है उसके प्रति वो निस्वार्थ भावना होती है, जो हमारी पूरे ब्रह्मांड के प्रति नहीं होती है। बट हम योगी हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी भावना कैसे होनी चाहिए। सो उसके अंदर जैसे हमारी एक भावना होती है निस्वार्थ भावना, व्हाट डज इट एक्सप्लेन? इट इज अ फीलिंग ऑफ ट्रू लव। इस दुनिया में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। जो प्रेम की असल भावना होती है दैट इज ट्रू लव। ट्रू लव मीन्स की निस्वार्थ भावना। सो व्हाट डज दिस मीन, निस्वार्थ भावना? निस्वार्थ भावना मीन्स कि हम किसी से सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करते, ना मुझे इसको कुछ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक देने की भावना होती है कि हाँ बेटा तेरे को क्या चाहिए, ले ले बेटा, ये ले ले। अच्छा तेरे को इतने रुपए चाहिए, चल ले ले। चाहे किसी की औलाद चोर लुचक्का या क्रिमिनल क्यों ना हो, फिर भी उसको माँ बाप एज इट इज उसको एक्सेप्ट करते कि हाँ चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, मेरा बेटा ही तो है या मेरी बेटी ही तो है। उसको कहते हैं निस्वार्थ भावना। अब न्याय प्रणाली तो खैर अलग है, उसको हम किसी और टॉपिक में इंडल्ज करेंगे। परंतु अगर ये सोचिए आप, जब आपके अंदर एक निस्वार्थ भावना आती है, तो सोचिए आपके आसपास में रहने वाले हर एक समाज के लोगों में ये सब ये निस्वार्थ भावना आती है, तो हमारा देश कितना खूबसूरत देश होगा। जैसे आज भी हमारे अंदर ये सबकॉन्शियसली फिट है कि आज भी भारत को जिस नजरिए से पेश किया जाता है, अतिथि देवो भव, ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। हमें इस गंभीर अवस्था में जब हमारे देश का नाम ये लोग पाश्चात्य संस्कृति में ये लोग खराब करते हैं कि अरे ये देश में तो ये धर्म के नाम पे ये लोग ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, परंतु आज भी हमारे अंदर सभ्यता ऐसी है कि हम एक दूसरे की बहुत ही मान सम्मान के साथ हम इज्जत करते हैं और एक दूसरे को। सो जैसे कि मेरा हॉस्टल में जो मेरा रूममेट है, हम लोग सिर्फ 2 रूममेट है हमारे रूम में और ऐसे 30 रूम थे। सो आई यूज टू हैव अ रूम पार्टनर एंड हिज नेम वाज मोहम्मद अशरफ गुलामुद्दीन शेख एंड आई एम लाइक अविनाश संजय कुमार जैन डूंगरपुर। सो मैं जैन एंड ही वाज मुस्लिम। हम दोनों के मन में कभी 1% भी ऐसा एक दूसरे के प्रति कभी विचार नहीं आया कि मैं हिंदू हूँ, जैन हूँ या फिर वो मुसलमान है। राइट, लेकिन जब हम न्यूज में देखते थे
तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये क्या चल रहा है, हमारे बीच तो कभी ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हुई। परंतु जब हम ये देखते हैं न्यूज चैनल्स में ऐसे, तो एक फॉल्स नैरेटिव के अंदर हमें बांटा जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए रहता है। परंतु जब हम हमारे एंशियंट भारत में देखेंगे, तब भी सब लोग एक साथ में रहते थे, अपनी अपने घरों में शांति से। वो जो इंटरप्रनोर की भावना थी, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, वही भावना थी। और आज भी हमारे 99%, 99.99% जो लोग हैं उनके अंदर भी वही भावना है। परंतु घड़ी घड़ी भड़काया जाता है ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, या फॉल्स नैरेटिव के साथ में जो मीडिया चलते हैं, बाहर के जो देश के लोग हैं, अरे भैया इनके देश में इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं, वो भी इतना सहिष्णुता से, जिसे टॉलरेंस कहा जाता है, राइट, वो इसके साथ में कैसे रहते हैं। तो भैया इनके खिलाफ ये फॉल्स नैरेटिव घुमाओ, ऐसे करके फिर इंटॉलरेंस, जो ऐसा शब्द कभी था नहीं, वो आ जाता है। अंधविश्वास, जो कभी शब्द था नहीं, वो उत्पन्न होकर आ जाता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लास्ट लाइन में एक ऐसा एक नैरेटिव, जो असली परसेप्शन क्या है भारत का, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। और मैं सिर्फ इस संक्षिप्त लाइन में एक अपना जो वाणी को विराम दूंगा कि भारत एक है, इनमें पैदा होने वाले लोग भी एक हैं। परंतु मैं उन लोगों को खबरदार करना चाहता हूं जो हमें देश में धर्म, मजहब, कास्ट के नाम से, जो घड़ी घड़ी दंगे फसाद करवाने के नाम पे जो हमें बांटते हैं, वो सचेत हो जाए। अब ये उनके लिए कि आखिरी घड़ी है कि अब हम लोग आए हैं, और ऐसे हमारे थ्रू ऐसे कई सारे जो लोग हैं वो अब जानेंगे, अवेक होंगे। और आप सबका जो मैं हाथ जोड़ के विनती है, आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है फोकट का ज्ञान सब बकवास है। तो बकवास यहाँ पर वो चीजें हैं जो आपको प्रोग्राम करी जाती है, और जो फोकट का ज्ञान है वो ज्ञान ऐसा है जो आपके नॉलेज को विजडम के तहत आपको और एक कीचड़ के अंदर कमल खिलाने वाली बात करता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, Immortal Avinash ji. You have a lot of wisdom. Thank you so much for sharing this with our viewers. And when you were talking, I could correlate. अगर मेरे बारे में अगर सोचूं, तो मैं अगर हिंदू कल्चर में बॉर्न भी हुआ हूँ, बट आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ पैंथिस्ट and I believe in pantheism. So for our viewers, if you don't know about pantheist or pantheism, means people or group who believes in spirituality more than religion. So I respect all religions, and I have been to all temples, all masjids, even all gurudwaras, all churches. I have paid my respect to those gods, and I have followed their culture. So I believe in every religion, and of course there is so much to learn from each religion. जो भी चीज जिस रिलीजन से मिले हमें, उसको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में मेरा विश्वास है। और इसके लिए हमने कभी सोचा नहीं, जैसे इमॉर्टल अविनाश और हम जब से जुड़े हैं, कभी हमने ये सोचा नहीं कि मैं हिंदू हो आप जैन हो। हमको लगता है कि हम एक ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर दिस काइंड ऑफ अमेजिंग नॉलेज, एंड आई कुड रिलेट व्हाट यू आर सेइंग विद सम पॉइंट्स लाइक व्हेन इन 1857 व्हेन देयर वाज अ रिवॉल्यूशन, जब वो उठा हुआ था, उस टाइम पे द ब्रिटिश people, they knew कि they cannot break India because people were so united that time, they cannot break us. So one of their general proposed this idea in their parliament that start putting thoughts of religion in the minds of people of India, start creating that divide in their minds of the people of India. And I see that it is still continuing. Of course there are a lot of people like you and me and from other all religions which don't believe in all this bullshit, but there is a majority of people who are still, I mean, in those old notions, old concepts only. And I can see it is very easy for any person to trick them into believing things which are not there. Whatever you are saying of media, and everywhere we see same narrative, these are the official narratives by those news media, and those narratives are of course for their agendas, those are not for us. And we immediately start believing whatever is seeing on the news media or social media, official narratives जो भी news media में दिखता है हमें social media पे, everywhere whatever we see, we start believing it that is as it is true. But fact is most of the content or most of the news which we see are completely as per their scripts, as per their cultural program which they want to force on us. So मेरी हमारे व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके आगे जो भी न्यूज मीडिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और भी कोई तरीके से आपके पास जो भी नैरेटिव्स पहुंचाए जाते हैं,
don't believe in those narratives immediately. Do your fact checking. You need to do fact checking and then only believe in it. Because what do we see? If you have seen the movie called Made in China, I don't want to say that word, but उसमें एक डायलॉग है राजकुमार का कि परेश रावल जी का कि कस्टमर टू टू customer is dot dot means customer believes in anything and lot of so in today's Hollywood movies, even if you see, they say it on screen through dialogues that people believe in anything. I still remember the movie Yeah. which called Spider-Man Far From Home. In that, 3-4 times this message was said by the villain that people believe in anything, and that's the very dangerous thing for us. We must do, as you Yes. said, in ancient India, people were very intelligent. So we have lost that intelligence Yes. somewhere. Of course, there is a good number of people who actually are very intelligent than you and me also, and they know what is happening all over in the India, and they Right. are creating revolution in India. But number of people is very less. Mass number of people Correct. believe in anything, whatever is shown on the news media and everywhere. And I was one more thing which I was just going through. I was just doing some research on this topic. What you said is absolutely right because in ancient India we were economically very strong. You know, Yes. 23 when British came in India that time, the GDP of Indian economy as compared to world was 23%. I mean, out of all India's wealth, we were contributing to 23%. That's a big number. Correct. And And sorry, I am interrupting you in yeah, between. yeah, yeah, But as अंग्रेज हमें जितना राज करके गए हैं उसमें उन्होंने 34 ट्रिलियन डॉलर्स जो yeah, है हमारे देश से वो लूट के गए हैं। और मैं इस पॉइंट से आपको एक कनेक्ट करना चाह रहा था एज यू आर skilled entrepreneur and you do business in so many perspectives and you are changing lives and so मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने अभी पॉइंट ऐड किया इकोनॉमी का तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप किस नजरिए से जो एंशियंट भारत को और नए भारत को और जो फ्यूचर का जो भारत होगा आप उसको किस नजरिए से देखते हैं इकोनॉमी वाइज। good. So it's a very good question basically. How I see this India, basically present India, future India with comparison with ancient India. One thing I know that in ancient India there was a wisdom with everyone. Everyone had wisdom. Some might have less, some might have more. But today's world there is no. So wisdom, people had that wisdom earlier, and the percentage might be lesser or greater, but all ancient India, all people had the knowledge about how to live life. And today's world, what I see basically, most of the people are being programmed and they are living by that program. They are not living by their own cultural values. They are not living by their own idea. All they do is they are living by other program. And as you said, if 34 million of wealth was taken away from India in those 150 200 years, can you imagine how wealthy we were as a country? And now we are talking करेक्ट। about 5 trillion economy, going to 5 trillion economy, but 45 trillion, $34 trillion were taken in those 200 years from us. So करेक्ट। that's the kind of wealth which we had that time. So our viewers यस। has to understand one more thing which Immortal Avinash has asked about present India. What I see in present India, it's still the same. It's a modern way, but the programs are still the same. We are divided on the religions, we are divided on the culture. And one thing which I see is in India, which is lacking mostly, that becoming rich or becoming wealthy is seen something like a cult. And in fact, यस। in reality, it is one of the amazing thing to do to become wealthy or to become यस। rich, because that is how we can contribute to our family, our society, our nation. So still there are a lot करेक्ट। of programs which are happening, and in today's India, which I see, India as I see is following. There are two groups mostly, and these two groups is one group is of people who are revolutionary. They are bringing revolution. They are following. They are looking for the future. They are creating future, and they are creating that future India from today. And
major other group which is major part of India, they don't have their own anything aspiration. They are just living. It is said, no, it is just living. They are just existing. So if you say in today's India, like any sports star or any Bollywood celebrities or any celebrities, we look up to them as an example. But in fact, of course, there is nothing wrong in that. There is nothing wrong in that. But in fact, we must see people with intellectual intelligence and intellectual high quotient. We must see them as an example. People who are contributing to India, we must see them as an example. And to our next generations, we must train their minds to become that person rather than becoming any Bollywood celebrity or any sports athlete. There is nothing wrong with that. I love cricket. If I get chance, I will also try for becoming a cricket athlete. But more than that, I would try to become what I'm doing right now. I love that task more. And so our viewers has to understand that what thoughts we are carrying every time, and we need to change the thoughts because these thoughts are not ours. These thoughts are not ours. These thoughts are yeah. जी आपने जो अभी लास्ट पॉइंट बोला ना कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड स्पोर्ट्स स्टार्स एंड ऑल, तो ये बेसिक एक जो प्रॉब्लम है इसका मैंने पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा मैंने रिसर्च किया है, ऑब्जर्व किया है, बट रेदर देन आई वुड लव टू से अ वर्ड नोन एज रिसर्च, राइट। तो मैंने रिसर्च क्या किया है कि हमारे देश में कोई ज्यादा एंटरटेनमेंट के साधन है नहीं। एक है बॉलीवुड, एक है स्पोर्ट्स स्टार्स और एक तीसरे हैं पॉलिटिशियंस। ये तीनों ही हमारा मनोरंजन करते हैं, राइट। और मनोरंजन किस प्रकार से होता है, आज जो आप किसी भी घर में किसी बच्चे से पूछो बड़ा होके क्या बनना है, अरे मुझको टाइगर श्रॉफ बनना है, मुझको अक्षय कुमार बनना है, मुझको शाहरुख खान बनना है, मुझको ये सलमान खान बनना है। तो तुमको किसके जैसा बनना है, तो वो बोलेंगे अरे मुझको टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी चाहिए। उनके जो बनने का जो चरित्र अपनाने का जो एक विश्लेषण है ना, वो बदल चुका है। आप समझ रहे हैं ये किस तरीके से प्रोग्रामिंग चल रही है। दूसरा देखते हैं हम स्टार स्पोर्ट्स पे, या फिर जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उनकी बात करें। क्रिकेट हमारे यहाँ का सबसे बड़ा स्पोर्ट है, तो विराट कोहली हो गए या सचिन तेंदुलकर हो गए या ये बड़े बड़े नाम है, महेंद्र सिंह धोनी या ऐसे। और ये क्या है, अब ये कम आते हैं लाइमलाइट में और ये ज्यादा ये मीडिया इंटरेक्शन नहीं करते, सिर्फ इनका खेलने का वजूद है बहुत ही बेहतरीन है और इनको लोग बहुत अच्छा प्रोत्साहन देते हैं, राइट। और तीसरे लोग हैं, हमारी श्रेणी आती है पॉलिटिशियंस की। अब पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अभी लोग इनको ना एकदम भगवान के तरह दर्जे देते हैं। उनका मूर्तियों का अभिषेक चालू हो गया है, उनके पुतलों पर मालाएं पहनाई जाती हैं। अरे भैया जीवित आदमी उसके पुतलों पे तो माला पहना रहे हैं, उसका अभिषेक किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि हमें किस तरीके से जो है ना प्रोग्रामिंग हो रही है। लोग भोले हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव में फंसा करके उनको वो एक साधारणतः उनको एक श्रेष्ठता का दर्जा दिया जाता है और उनसे वोट लिए जाते हैं। ये पॉइंट नंबर मेरा था 3। अब मैं बात करता हूँ कि अब जब हमारे यहाँ पर कुछ लोग जो है साइंटिस्ट को या जो बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो पेटेंट्स बनाते हैं या अपने देश की इकोनॉमी जो है आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर एज ए एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर हम कहें DRDO में इतना बढ़िया बढ़िया रिसर्च होता है, HAL में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसमें इतना अच्छा अच्छा रिसर्च होता है। आप देखेंगे बाबा होमी जे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, टाटा रिसर्च सेंटर है, जमशेदजी रिसर्च सेंटर है। ऐसे कई सारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो हमारे असली हीरो हैं, ना कि ये जो लोग स्क्रीन पे आकर के एक आदमी 10 गुंडों को मारता है, वो हीरो नहीं है हमारा। वो किसी हालत में हमारा हीरो नहीं हो सकता। और वो लोग जो जब उनसे एक नैरेटिव पूछा जाता है, जनरलिस्ट जो है ज्यादा भाव देते हैं, उन्हें खुद एक विजडम नहीं होता है, राइट। वो एक डब्बे के अंदर सोच रखते हैं और फिर वो आकर के हमें बता रहे हैं कि भैया ये जो 1.35 करोड़ की जो 135 करोड़ की जो आबादी है उसको वो जज कर देते हैं कि यहाँ पर इनटॉलरेंस है, यहाँ पर टॉलरेंस है। वो कौन है हमें बताने वाले? और ऐसे लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव के साथ में आकर के वो हमें हमारा जो मार्ग एक देश चलाने का उससे हमें राह भटकाते हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो उनकी बातों में आते हैं। एक गलत पर्सपेक्टिव है जिसको एक फॉल्स नैरेटिव में कहना होगा। और इसी तरीके से वुमन एम्पावरमेंट का जो नैरेटिव है वो भी एक फॉल्स नैरेटिव हो गया है। पहले महिलाओं को ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो घूंघट में रखा जाता है, ये सब चीजें हैं, ये गलत है। आप ये गलत उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं? आपने एक चीज नोटिस की है
देखो, आपने आपने whatever you said is, I believe in that. If you notice, no one is talking about increasing our brain power. Everyone is talking Yes, about building muscles. So suppose any muscles, sport, correct. any Bollywood star like Tiger Shroff. So I do respect their personalities and everything, but उनके सिक्स पैक्स देख के बहुत लोगों को लगता है कि मेरे भी सिक्स पैक्स होने चाहिए. But lot of people don't Yeah, realize one thing. A lot of people don't realize one thing is unknowingly or knowingly pass there is a passing of guilt in all people of India. There is a guilt right correct, now that we are not healthy, we don't have five six packs. What bullshit is correct. this? So we must respect our body, whatever is mentioned in our cultures. We must follow that. We must take care of body, but not necessarily everyone has to become like Tiger Shroff or Hrithik Roshan. It is their career because of which they are having that body, Yeah, and that is not correct, our career to have that body. We must take body is a temple, so we must take care of our body as a temple, not as a showpiece. correct, correct. And what you were saying, somehow I started what you were saying somehow I started feeling that if same program continues, and I have seen a lot of Sadhguru videos, and he keeps sharing about this on and on and again, that a lot of people are stuck into the physical realities, or what do you say, the Correct. logics of this world. Logic is earn Correct. money, you should earn money. I don't deny that, Yes. but more than earning money should not be objective for any person. Rather than helping people, Yeah. giving value to the people, and in return we will get money. So that should be the one of the Correct. core value everyone must have. But what I'm saying is that every person, if you see, most of the people, they are stuck in this physical reality, they are stuck in the logical reasoning part of their brain, their frontal Correct. lobe, which keeps giving Correct. them reason. They believe in that, and they don't realize that this frontal lobe is also programmed by cultural programs, politicians, societies, and everything. And if same is continued, then I will we are coming to the last point, that what is future India. Yeah. So what I believe, you can share what you think is future India. See, how I see is if we want better society in India, I'm talking about just India, right? अगर हम हमारे भारत को एक विश्व गुरु की तरह उसको वापस से स्थापना करना चाहते हैं, तो आई थिंक कि हमें हमारे बच्चों की शिक्षा प्रणाली को और उसके ऊपर एक जोर देना पड़ेगा कि उनको शिक्षा किस तरीके से दी जाए. मैं आपको उस काल में लेके जाना चाहता हूँ जो एक रशियन एजेंट है, जो कि केजीबी की जो जैसे हमारे यहाँ रो एजेंसी है, वैसे उनके वहाँ पर केजीबी संस्था है. तो उनके एक जो एजेंट है, उनकी जो पोस्टिंग थी वो भारत में थी, और दैट इज फ्रॉम 1980s, राइट. तो वो बता रहे थे कि इंडिया वाज ऑन सेल ऑन दैट टाइम. हाउ इट वाज Yes. ऑन सेल? बिकॉज दे हैड गॉट फ्री एंट्री इनटू इंडिया, and they were the ones who have decided the education system of India. Now imagine what we are being taught in our education system. Right? There are many things which are running behind. परंतु अगर हमें अब मैं उसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, otherwise people will start calling me, oh how he is speaking or what kind of mind he keeps. बट मैं उनको एक सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हमें सिंपल अक्षरों में हमें हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली भावी जो पीढ़ियां हैं, उनको एक सही एजुकेशन देना है. सही शिक्षा प्रणाली होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो देश है 10 साल के अंदर विश्व गुरु बन जाएगा. एंड दैट्स व्हाट चाणक्य नीति सेज कि यदि हमारे यहाँ का फ्यूचर है वो डिसाइड किया जाता है कि बच्चों के संस्कार के ऊपर से, कि हमारे बच्चों के संस्कार क्या है, हमारे बच्चों की तमीज तहजीब क्या है और हमारे बच्चों की शिक्षा प्रणाली क्या है, वही हमारे देश के आगे के आने वाले 100 साल का भविष्य डिसाइड करते हैं. तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. या सो थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन because it had this question consists of too much of depth actually. So मैं वही चीज आपका एक परसेप्शन अलग है सोचने का जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा है. तो मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि आप किस नजरिए से देखते हैं हमारा जो भावी जो एक भविष्य का जो भारत होगा, एक स्वप्नों से भरा जो भविष्य का जो भारत होगा, वो कैसा आप देखते हैं? अगर मैं कुछ रियलिटीज
देखूंगा, अगर चेक करूंगा करंट रियलिटीज और जिस तरीके से इंडिया जा रहा है फिलहाल, और कुछ ऐसी चीजें मैं अगर देखूंगा जहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, तो मुझे दो तरीके के भारत दिखते हैं आने वाले समय में। एक ऐसा भारत है जो आज की तरह सेम उन्हीं प्रोग्राम्स में अटका रहेगा, उन्हीं कल्चर्स में अटका रहेगा, वही रिलीजन में फाइट करता रहेगा, वही सोच के साथ आगे बढ़ेगा। ना उनकी जो फर्स्ट जनरेशन करंट जनरेशन है, ना वो खुद वेल्दी बनेगी, ना खुद वो स्ट्रांग बनेगी, ना आने वाले जनरेशन को स्ट्रांग बनाएगी। ये एक इंडिया मुझे दिखता है जैसा आज का है, और एक अलग इंडिया भी दिखता है। इस इंडिया में जो पहले वाला इंडिया है, इसमें एक चीज और होने वाली है अभी कलाल फिलहाल में वो जो चल रही है, विच इज कॉल्ड इन नेक्स्ट कमिंग टाइम, ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा टेक्नोक्रेसी पावरफुल होगी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? करेक्ट। इज दिस टेक्नोक्रेसी, दिस tech giants, they will start controlling people. Politicians will not control people. This is happening right now. If you see with the current corona crisis, this is happening in entire world, and this is going to happen in India also. But in that, if we allow not them to control us, then there will be a beautiful India which I see. In that India, people will be entrepreneurs, people will have their own economy, they would not be dependent on government or any other person or any other entity for their economies. They will have their own economy, independent economy. They will be people with wisdom, they will be people with intellect, intelligence, and of course they will believe in the cause, they will contribute to cause, and they will be people who will be ready to give their life for the cause. This is kind of India which I see divided in two parts. It is completely up to the people out there, viewers, which part they want to be, because this both India is going to be there in future. करेक्ट। तो आज का हमारा ये टॉपिक बहुत खूबसूरत रहा। तो हमारी जनता जनार्दन से एक छोटी सी अपील है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट टू आवर पॉडकास्ट विच इज नोन एज फोकट का ज्ञान, ज्ञान। सब बकवास है। सब बकवास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।